दोस्तों, नव्या की कहानी के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नहर से नहाकर जब अभिनव और नव्या आ रहे थे तो एकदम से अभिनव गुस्सा हो गया और अपने कमरे में जाकर एकदम से बैठ गया। कमरे में आकर अभिनव अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा था। नव्या को उसके करीब जाने से डर लग रहा था, फिर भी हिम्मत करके वो उसके सामने गई। दोनों हाथों से उसका चेहरा भर लिया। नाराज हो गए हमसे? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ यहां से। अभिनव ने गुस्से में कहा। जो पूछा है हमने उसका जवाब दीजिए। नाराज हो गए क्या आप? समझते क्यों नहीं आप? गांव में इतना खुलापन सबको अच्छा नहीं लगता। हम आपको बस उस टाइम रोक रहे थे। नव्या ने उसे प्यार से कहा। मैंने कहा जाओ यहां से। अभिनव ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा। कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे। अभिनव गुस्से में किटकिटाते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बैठ गया और नव्या अब फूट फूट कर रोने लगी। वो अभिनव की पीठ पर अपना सिर रख देती है और उसके सीने को अपनी बाहों में कसकर फपक कर रोने लगी थी। क्यों नाराज हो जाते हैं आप हमसे? हम ही हैं बेअकल, बेवकूफ, क्या करें? आप मानते क्यों नहीं? आपके गुस्से से हमें बहुत डर लगता है। देखिए, हम तो आपके पास हैं, जो मन करे कीजिए हमारे साथ। जैसे मन हो वैसे छूइए हमें, हम नहीं रोकेंगे। हम रोकना चाहते भी नहीं आपको। गुस्सा आ रहा है तो मार भी लीजिए, पर नाराज मत होइए। नव्या रोए जा रही थी। अभिनव के गुस्से में मजबूत दीवारें नव्या के आंसुओं की आंख से पिघलने लगी थी। उसका मिजाज फिर से नरम होने लगा था। उसने लैपटॉप पीछे खिसकाया और पीठ से चिपकी हुई नव्या को हाथ से पकड़कर आगे खींच लिया। अचानक से नव्या उसकी गोद में आ गई। उसने अपनी उंगलियों से नव्या की आंखों से आंसू पोंछ दिए। तो फिर कुछ भी करने की इजाजत है मुझे तुम्हारे साथ। यह कहते हुए अभिनव ने आंखों की शरारत साफ दिखाई दे रही थी। आप तो हमारे पति हैं, आपको इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है, नव्या ने कहा। ओह, तो मेरी जगह कोई और आपका हस्बैंड होता तो आप उसे भी इजाजत दे देती। अभिनव को अब भी शरारत सूझ रही थी। अगर मैं कहूं कि अपने उस खड़ूस गुस्सेल पति को तलाक दे दो तो मार मार कर भरता बना दूंगी, अगर आपने फिर से ऐसा कहा तो। नव्या का हाथ उसे मारने के लिए फिर उठा और एकदम से रुक गया। अभिनव ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा। मेरे कहने का मतलब था कि अपने उस नालायक पति को छोड़कर मुझे चक्कर चला लो तो। अब नव्या समझ गई थी कि उसका गुस्सा ठंडा हो गया है। अब उसे अभिनव की बातों पर हंसी आने लगी थी। नव्या को मुस्कुराता हुआ देखकर अभिनव की तो मानो सांसें ठहर गई। अब अभिनव की नजरें सिर्फ और सिर्फ नव्या के होठों पर टिकी हुई थी। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो नव्या को किस कर ले, पर तभी अभिनव धीरे धीरे नव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगा। नव्या अभिनव के अपने इतने करीब देखकर शक पकने लगी थी और जब तक नव्या को समझ आता अभिनव क्या करने वाला है, तब तक अभिनव ने अपने होठों को नव्या के होठों पर लगा दिया। अभिनव को लगा कि नव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। उसके होठ को दूर होता हुआ अभिनव के दूर होते ही नव्या शर्माते हुए जल्दी से अभिनव से दूर हो गई और बोली, क्या हम जाएं? बाहर आज शाम की पूजा की तैयारी करनी है। कॉफी पिलाओगी अपने हाथ की? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, बस फेंटने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, जल्दी से बना लाते हैं। तभी अभिनव अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके जिस्म में अभी भी नव्या की खुशबू आ रही थी। अब नव्या के पास उसे सुकून मिलने लगा था। प्यार तो उसे हो ही चुका था। अब अभिनव मोहब्बत के उस पड़ाव पर था जहां महबूब के चेहरे पर गम दिल को कचोट खाता है। नव्या के आंसू अब उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। वो बेचारी पहले ही बहुत रो चुकी थी उसकी वजह से। अब रोएगी तो मैं अपने साथ ही कुछ कर बैठूंगा। यह सब कुछ अभिनव अपने मन में सोच रहा था। शाम को पूजा आरंभ हुई। पंडित जी मंत्रोच्चार करने में लग गए थे। सारी विधि विधान घर में आंगन में बीचों बीच एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया गया था। आज से शादी तक सारी रस्में इसी खंभे के नीचे ही संपन्न हो जाएंगी। ये खंभ उन्हें कुलदेवी या कुलदेवता का प्रतीक माना जाता था। गांव की मान्यता थी कि इसी खंभ के साथ उनके आंगन में कुलदेवता का वास हो जाएगा, जो विवाह की हर रीति रिवाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विदाई के साथ ही उस खंभ को नदी में बहा दिया जाएगा। खंभ के नीचे मिट्टी रखकर दुर्वा बांधी गई और उस पर पवित्र कलावा बांध दिया गया। अभिनव सारा पूजन ध्यान से देख रहा था। उसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ जानने में उसने अपनी शादी मिस किया था और वो उस हर पल को जीना चाहता था। मानवी को बुलाकर उसकी कलाई में कुछ बंधा, जिस पर हाथ में रुमाल बांध दिया गया था। उसके बाद एक एक औरत ने अपने तेल से छुआन शुरू कर दिया था। नव्या ने उसे तेल छुआया, फिर पीछे आकर बैठ गई। अभिनव ने मौका देखकर और नव्या की तरफ लपक गया। ये क्या हो रहा है? तेल पूजन? ओह, ये लोग मानवी को वेजिटेबल ऑयल से नहा क्यों रहे? और अब क्या मानवी के पकोड़े बनाए जाएंगे?
नव्या ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। अभिनव ने जीभ दांतों के बीच दबाकर उसे सॉरी बोल दिया। अच्छा, कल क्या होगा? कल हल्दी लगाई जाएगी। वाह, मैं अपने कपड़े सेट कर लेता हूं कल के लिए। नव्या ने पीछे से उसकी टी शर्ट पकड़ ली। आपको लग चुकी है, अब नहीं लगनी, जो इतने बेचैन हो रहे हैं। मुंह क्यों बना रहे हैं? मतलब मुझे कपड़े नहीं पहनने दोगी? ये लो ये लो, पहन लेना, कल का दिन तो आने दीजिए। तभी अभिनव उसके गाल खींचकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में देवा भाई साहब मौजूद पहले ही थे। तुम आ गई? हम अभी इसी आए हैं, तुम्हारे लिए इन्वर्टर लेने गए थे। राजपूत जी बताए कि कल रात तुम बहुत परेशान हो गए थे। राजपूत जी को कैसे पता चला? नव्या के पेट में कोई बात नहीं पचती। मेरी बीवी एक नंबर की चुगलखोर है। खैर, इन्वर्टर देखकर वो उसे बड़ा सुकून मिला। आज की रात चैन से कटेगी। अभिनव ने मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। अपने परिवार की तरह यहाँ कोई भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देना चाहता था। जीजा, तुम पहले बताए नहीं कि आ रहे हो, वरना हम पहले ही ले आए होते। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा और उसे साथ मिलकर इन्वर्टर कनेक्ट करवाने लगा। अभिनव को कुछ याद आया तो वो बाहर निकलकर अपने ससुर जी के पास पहुंचा। पापा, क्या मैं फैक्ट्री वाली जमीन देख कर आऊं? एक बार जाकर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी देख दूंगा तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। राजपूत जी सोच में पड़ गए। हाँ, तुम्हारी ही जमीन है बेटा, लेकिन आज शाम हो गई है, कुछ अंधेरा हो जाएगा, इसलिए कल चले जाना, मैं देवा को साथ भेज दूंगा। राजपूत जी ने अभिनव को चिंता के साथ देखा। पापा, मैं बच्चा थोड़ी हूं, शाम ही तो हुई है, रोशनी है, अभी थोड़ी देर में देख कर लौट आऊंगा। राजपूत जी के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी। नहीं बेटा, कल जाना, उधर का इलाका जरा ठीक नहीं है, कहकर वो मुड़कर चल दिए। अभिनव को थोड़ा सा अजीब लगा। ससुर जी को शायद भूत प्रेत से डर लगता होगा। बताओ, राजपूत जी होकर भूतों से डरते हैं? अभिनव हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। आज रात में अभिनव बाबू बहुत खुश थे। इन्वर्टर देखकर अपने मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। आज रात को चैन से सोएंगे। कल रात की गर्मी झेलने के बाद आज तो दिल कर रहा था कि इन्वर्टर पर फूल माला चढ़ाकर आरती उतार ले। नव्या भी इधर थोड़ी देर बाहर औरतों के पास बैठकर कमरे में आ गई। अभिनव मानो उसी का इंतजार कर रहा था। वो बिस्तर पर दरवाजे की तरफ मुंह किए पेट के बल लेटा हुआ था। नव्या को देखते हुए उसका चेहरा खिल गया। देखो, आज तुम बिना बुलाए ही आ गई। आज मुझे नींद आ रही थी तो मैं खुद उठकर चली आई। अच्छा सुनो, वो लड़की जो आज सुबह छत पर बैठी थी एक्सरसाइज के टाइम, वो कौन थी? वो जिया है, यहीं बगल में रहती है। अभी 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अभी तो लड़का हुआ है उसे, बहुत सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है। नव्या ने पलटकर अभिनव को देखने लगी। आप तो उसके लड़के को देखी भी नहीं अभी तक, आपको कैसे पता सुंदर है? ओप्स, तुम लड़के की बात कर रही थी। नव्या ने तकिया उठाकर उसके सर पर फेंक दिया। आप किसकी बात कर रहे थे? उसकी अम्मा की। तभी अभिनव ने नव्या के पकड़कर खींच लिया। नव्या अभी भी गुस्से में नखरे दिखा रही थी। मुश्किल से तो उसपे एक खूबसूरत वक्त मिला था कि उसका गुस्सेल पति उसके नखरे उठा रहा था। तभी अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं थी वो। नव्या भी तकिया रखकर उसके चेहरे के सामने लेट गई। एक बात पूछे आपसे? आप यहाँ क्यों आए? अभिनव नव्या को देखने लगा। उसे सारी पिछली कुछ दिनों की बातें याद आ गई। वो डाइवोर्स पेपर, क्या उसे नव्या को सब बता देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा एग्जाम है, मैं पहले पेपर आउट नहीं कर सकता। पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है, नव्या सिर्फ मेरी है। मैं यहाँ उसे पूरे दिल से अपना बनाकर लेकर जाऊंगा, अपने प्यार का एहसास करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल इसे मैं क्या बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यही सोचते सोचते उसने जवाब दिया, फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम होना है, तो वहीं पर जमीन देखने आया था। अभिनव ने कहा। नव्या सुनकर दुखी हो गई। उसने किसी और जवाब की उम्मीद की थी। अभिनव ने उसके दोनों गालों को प्यार से खींचते हुए बोला, तुमसे मिलने का मन था, इसलिए चला आया। मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं ना, जमीन देखने ही आए होंगे। अभिनव का दिल कर रहा था कि बाहों में भर ले और जी भर कर प्यार करे, लेकिन अभी नव्या ने उसे इजाजत कहाँ दी थी। हाँ, नव्या ने उसे कुछ भी करने की नहीं रोकेगी, क्योंकि अभिनव के पास उसके पति होने का टाइटल जो था। लेकिन अभिनव चाहता था कि जो पति का टाइटल नहीं, बल्कि अभिनव को अपने ऊपर सारे हक थे, और इतना इंतजार तो वो कर ही सकता था। वो लेट गया। नव्या थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। अभिनव फोन चलाने लगा। शिवा के मैसेज आ रहे थे। उसने शिवा को कॉल लगाया। हेलो भाई, कैसा चल रहा है मुंबई में? बस आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। और मेरी प्यारी नव्या भाभी कहाँ है? अभिनव ने झट से अपनी और अपने साथ सो रही नव्या की प्यारी सी फोटोज उसे भेज दी। शिवा खुशी से पागल हो गया। भाई भाई, आई लव यू सो मच भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। यू आर ग्रेट, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। 50% तो ठीक हो गया, बाकी भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा भाई सुनो ना, मुझे सारिका को एक रोमांटिक सा मैसेज भेजना है। हाँ, तो मुझे क्यों बता रहे हो? तुम तो जन्म से ही लव गुरु हो।
अरे मैं कह रहा था कि मैं खुद एक शेर लिखा उसके लिए। आप जरा सुनकर बताइए कैसा है। अच्छा सुनाओ। तो अर्ज किया है, फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, चमेली मत समझना। हम नहीं, दाद दीजिए दाद। अबे गधे, वाह वाह वाह, आगे बोल। हाँ तो मैं कह रहा था, फूल है गुलाब का, चमेली मत समझना, आशिक हूं तुम्हारा, सहेली मत समझना। यह सुनते ही अभिनव चुप हो गया। हेलो, हेलो भाई, आवाज आ रही है क्या? दाद दीजिए ना। दाद नहीं, लात पड़ेगी तुझे पिछवाड़े पे, ऐसे मनहूस शायरी के लिए। क्या सुन लिया मैंने भी, अब मुझे अपने कानों पर हारपीट डालकर धोना पड़ेगा। अभिनव ने कहा। भाई लेकिन मैंने तो पहले ही सारिका को यह भेज दिया है। बेटा अब तो तुझे व्हाट्सएप से नहीं, अपने जिंदगी से ब्लॉक कर देगी, वो भी परमानेंट। क्या शिवा सारिका को प्रपोज कर पाएगा? क्या सारिका शिवा को एक्सेप्ट कर लेगी? अभिनव और नव्या के बीच में कब तक ठीक हो पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 18वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिवा से बात करते करते अभिनव कब सो गया उसे खुद नहीं पता चला। अगली सुबह में घर की थोड़ी काया पलट की जा रही थी। शादी का तामझाम और दहेज का सामान जो मानवी के साथ जाना था वो सब कमरे में रखा जा रहा था। जब सुबह अभिनव की नींद खुली तो कमरे में नव्या की माँ उसे कुछ समझा रही थी। उसके होठ चल रहे थे लेकिन आवाज समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में एक छोटी अलमारी की दो आदमी नव्या के ही कमरे में रख गई। ये सब क्या है? नव्या के आते ही अभिनव ने पूछा। ये तिजोरी है, अभी बार बार किसी न किसी काम के लिए पैसे देने होंगे तो शहर से 10 सामान लाने होते हैं रोज। मेहमान ज्यादा हैं, इस कमरे में कोई आता नहीं इसलिए यही रखवा दिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? नव्या ने उम्मीद के साथ अभिनव को देखा और कहा। नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? अभिनव ने बेड पर बैठते हुए कहा। नव्या तिजोरी में ताला लगाने लगी। अभिनव को देखकर वो थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसमें कुछ कहा ही नहीं। नव्या ताला लगाने के बाद थोड़ा झिझकी की चाबी दे या ना दे, जो अभिनव के हाथों में थमा दी। इसे अपनी जेब में ही रखिएगा, जब हम मांगे तो दीजिएगा, हम साड़ी में बांध कर नहीं घूम सकते। ये कहकर नव्या कमरे से बाहर चली गई। अभिनव ने थोड़ी देर में एक्सरसाइज की और नहा धोकर रेडी हो गया। तभी नव्या कमरे में घुसी, अभिनव को देखती रह गई। उसके नजरें मानो फेविकोल लगाकर अभिनव पर चिपक गई थी। अभिनव ने नहाकर येलो कलर का चिकन वर्क का कुर्ता व्हाइट ट्राउजर के साथ पहना था। कुर्ते की स्लीव कोहनी तक खींच रही थी और एक हाथ कुर्ते की जेब में डाल रखा था। कुर्ता उसके बिल्कुल बदन पर फिट था और नव्या एकदम उसे देखती रह गई। वो इतना ज्यादा क्यूट और परफेक्ट दिख रहा था, नव्या को डर लगने लगा था कि कहीं आज उसे कोई नजर ना लगाती। नव्या ने दौड़कर आईने के पास खड़ी अपनी काजल वाली पेंसिल उठाई और झट से अभिनव के गले के नीचे छोटी सी बिंदी बना दी। मैं बता रही हूँ, अगर आज आप मानवी की सहेलियों के मुंह लगे तो। नव्या ने अभिनव की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। तो क्या? अभिनव ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, नव्या ने नखरे दिखाते हुए कहा। नव्या ने बोल तो दिया था कि फिर मन ही मन सोचने लगी कि इन्हें क्या फर्क पड़ेगा, मैं बोलूं या ना बोलूं, बेमतलब की बात बोल दी। लेकिन लड़कियां इसे घूरेंगी तो मुझे बुरा लगेगा ना। खुद तो सुबह से ऐसे रोज सज धज कर अनारकली बने घूम रहे हैं जैसे इन्हीं का ब्याह है। मेरी क्या गलती? वो लड़कियां मुझे जबरदस्ती घेर लेती हैं, बताओ मैं क्या करूं? तो उन्हें डांट दिया करिए जैसे मुझे डांटते हैं। अभिनव नव्या के बाल समेटने लगा और उससे पूछा। अच्छा बताओ, आखिरी बार तुम्हें कब डांटा था? ये याद नहीं? तो फिर आप सच में मुझे नहीं डांटेंगे कभी? नव्या की प्यारी सी दो काली आंखें अभिनव के आंखों में झांक रही थी। ना ना, कभी नहीं। अभिनव ने फिर से उसके गोल मटोल गालों पर एक चुटकी काट ली। अभिनव, ये क्या कह रहे हो? बेचारी अपने गाल सहलाने लगी। और अभिनव को आज जमीन देखने भी जाना था। वो दोपहर का खाना खा पीकर झट से रजपूत जी से बोला। पापा, जमीन देख कर आते हैं आज। डैड से बात हुई थी, परसों शादी में सब आएंगे, तभी भूमि पूजन भी करा दिया जाएगा। बार बार सबका आना मुश्किल होगा। अभिनव ने कहते हुए राजपूत जी से पास वाली चेयर पर बैठ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, देवा को लिए जाओ। अरे बेटा सुनो, जल्दी घर आना, उधर का इलाका थोड़ा ठीक नहीं है, ज्यादा किसी से बात मत करना, राजपूत जी ने अभिनव को समझाते हुए कहा। ओके पापा। राजपूत जी ने देवा को बुलाकर न जाने क्या क्या समझा दिया था। अभिनव को कुछ समझ नहीं आया और थोड़ी देर में अभिनव देवा के साथ कार में बैठकर चला गया। देवा अभिनव की कार में बैठा था। पहली बार वो इतनी बड़ी कार में बैठा था। वैसे राजपूत जी के पास वे अपनी बोलेरो थी जिसे ज्यादातर देवा ही चलाता था, लेकिन इतनी शानदार गाड़ी उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। कार में सीट पीछे तक फैल जाती थी, मन करे तो कार में ही सो जाओ। जीजा जी, ये टीवी चलता भी है? सामने लगी स्क्रीन को देखकर देवा बोला। यह सुनकर अभिनव ने स्क्रीन ऑन कर दी। कोई इंग्लिश मूवी चला दी। अभिनव को ज्यादातर यही पसंद थी और फिर न्यूज चैनल्स।
कोई भोजपुरी फिल्म चलाओ जीजा। अभिनव ने उसे एक बार फिर घूर कर देखा और देवा चुप हो गया। फैक्ट्री की जमीन गांव से थोड़ी दूर हाईवे के पास थी। गांव के करीब 10-15 किलोमीटर का फासला था। अभिनव कार से उतरा और देवा उसे समझाने लगा कि कहां से कहां तक जमीन फैली है। वह उसे घूम घूम कर सब बताने और दिखाने लगा। देवा के मन में फैक्ट्री का ढांचा बन चुका था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वो शहर पहुंचते ही देने वाला था। तो बताओ, समझ आई जीजा? लोकेशन कैसी लगी? और वो बताओ, शहर से दूर और गांव से भी दूर है, पर प्रदूषण भी कम फैलेगा। अच्छा, क्यों नहीं लगेगी भाई? बहुत कीमत चुकाई है इस जमीन के लिए। काहे मजाक कर रहे हो? आपके पिताजी ने बस एक बार कहा था और राजपूत जी ने फट से जमीन उनके नाम कर दी। आखिर दोस्ती पुरानी जो है। हाँ, मेरे डैड बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। सौदा पटाना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। राजपूत जी ने 1 रुपया भी नहीं लिया इस जमीन के बदले, जितना हम जानते हैं। हाँ, अपनी लड़की तो मेरे गले में बांध दी। अभिनव बहुत धीमे से मुदमुदाया, लेकिन देवा ने सुन लिया। यह सुनकर वो उदास सा हो गया। आप ऐसा न कहो जीजा। नव्या के लिए तो आपके पिताजी खुद रिश्ता लेकर आए थे और आपके ब्याह के कई महीने पहले ही ये जमीन आपके पिताजी को दे दी थी राजपूत जी ने। तब तो नव्या के ब्याह की कोई बात भी नहीं हुई थी। यह सुनते ही अभिनव चौंक गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पागल हो गए हो? जमीन के कागज शादी के अगले दिन डैड को दिए गए थे, मेरी आंखों के सामने। हम ज्यादा नहीं जानते जीजा, लेकिन सुपुर्दगी के दिन आपके पिताजी खुद ये कह गए थे कि कागज बाद में ले जाएंगे। जब उन्होंने मांगे तो राजपूत जी ने सौंप दिए। अभिनव के सामने आज इतने बड़े सच का खुलासा हो गया था। उसकी शादी कोई सौदा नहीं था। यह जमीन के बदले नव्या को उन्हें नहीं सौंपा गया था तो फिर? जब जमीन पहले मिल गई थी तो उसके डैड ने उस शादी के लिए जोर क्यों डाला? लगातार ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। अभिनव ने सब सोच रहा था, तभी अचानक से पीछे एक आवाज आई और उसका ध्यान तोड़ दिया। कैसे हो अभिनव बाबू? और ससुराल में खातिरदारी भली प्रकार से हो रही है ना? अभिनव ने पीछे मुड़कर देखा। 3-4 लड़के मोटरसाइकिल के लिए वहीं खड़े थे और अभिनव देखते ही पहचान गए कि वही लड़के हैं जिसने उस दिन अभिनव ने राजपूत जी के घर का रास्ता पूछा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कहता, देवा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ए लक्ष्य, कहा चाहिए तुमको? यहाँ क्या ही आए हो? अपने गांव के मुखिया जी के दामाद बाबू से मिलने आए। पान की पीक बहाता हुआ लड़का अपना काला चश्मा उतार कर दबंग वाले स्टाइल में शर्ट के पीछे खोसता हुआ बोला। लक्ष्य, चुप रहो, यहां से चले जाओ, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। समझे? और खबरदार, अगर अभिनव बाबू से तुमने बदतमीजी की तो। तभी लक्ष्य ने आगे बढ़ते हुए देवा को कॉलर पकड़ लिया और धक्का दे दिया। अभिनव ने से बोला, काहे शहर में लौंडिया की कमी पड़ गई थी का, जो गांव से हमारी बुलबुल को ले उड़े? नव्या को उसके बारे में मुंह से बकवास सुनते अभिनव की त्योरियां चढ़ गई। उसने गुस्से में कसकर मुट्ठी भींच ली, लेकिन देवा ने उसे खींचते हुए कार में बैठाने लगा। तुम चलो जीजा, ये बहुत बदतमीज लोग हैं, इनके मुंह मत लगना। देवा को डर था कि सामने 4 लोग हैं, उधर वो अकेला और अभिनव। उस पर अगर अभिनव को चोट लग गई तो राजपूत जी को क्या मुंह दिखाएगा? एक बात बता रहे हैं अभिनव बाबू, नव्या हमारी जिंदगी का पहला प्यार है और तुम हमसे प्यार छीन लिए। तुम्हें और तुम्हारे ससुर दोनों को भरे बाजार में गोली मारेंगे, याद रखना। अब तो अभिनव का क्रोध सीमाएं पार कर चुका था। जैसे तैसे कार के गेट तक उसे घसीट कर लाए देवा ने उसे धक्का दे दिया और इससे पहले कि लक्ष्य मोटरसाइकिल पर बैठ पाता, अभिनव ने पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसे टांग लिया। साले 1.5 पसली के कंकाल तंत्र, तुम ही मरोगे। एक फूंक मार दी तो सीधा पतालोक में गिरोगे जाकर। दोबारा अगर नव्या या उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंखें निकालकर सीख कबाब बना दूंगा साले का। यह बात अभिनव ने बहुत ही गुस्से में कही थी। अभिनव ने उसे एक हाथ से ही टांग लिया और उसके साथ आए लड़के बब्बन को अभिनव की पकड़ से छुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभिनव की पकड़ से छूट पाना मतलब शेर के पंजों से उसका शिकार छुड़ा लेना। अभिनव ने लक्ष्य को उठाकर कार के बोनट पर दे मारा। बेचारा पेट पकड़कर रह गया और उसके बाद दे घूसा, दे लात और अभिनव की सारी बत्तीसी फोड़ डाली। समझ नहीं आ रहा था कि मुंह से खून बह रहा है या पान की पीक थी। अब देवा को मजा आने लगा था। अभी तक गांव में लक्ष्य से पंगा लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। यहाँ अकेला अभिनव लक्ष्य और उनके 3 चमचों को बिल्ली के बच्चों की तरह धर दबोचे हुए था। वाह जीजा जी, एक घुसा और मारो। ए वो आया पीछे से, अरे जीजा जी, उठा के पटक दो साले को, हड्डियां तोड़ दो। अभिनव को देखकर देवा भी जोश में आ गया था। उसने भी लक्ष्य को साथ आए एक लोंडे को धर लिया और फिर जो जोश में सुताई कर दी और जो चारों चित हो गए। तभी अभिनव गाड़ी में बैठने ही वाला था कि लक्ष्य ने एक मोटा सा ईंटा उठाकर उसके सर पर दे मारा। हिट लगते ही अभिनव के माथे और गहरी चोट खरोंच आ गई, जिससे थोड़ा सा खून रिसने लगा। लेकिन इस बार वो वापस लक्ष्य की बची खुची जान निचोड़ता इसके पहले देवा ने खींचकर उसे गाड़ी में बैठा लिया। जीजा बात मानो, घर चलो। ये तो साले हैं ही हरामी, तो इनके मुंह मत लगो।
देखो खून निकल आया है, राजपूत जी हमें ही सुनाएंगे। देवा की बात सुनकर अभिनव ने वापस गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। चारों के चारों वहीं पर मैदान में चित पड़े थे, कौन किसे उठाए। सबकी हड्डियां चरमरा गई थी, करहाने की आवाज उस खाली जमीन पर गूंज रही थी। इधर अभिनव और देवा शाम के 6 बजे के आसपास घर पर पहुंचे। हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। औरतें मंगल गीत गा रही थी। मानवी को हल्दी का लेप लगाया जा रहा था। औरतों के बीच सुंदर सी पीले रंग की बातें कर रही थी और साड़ी पहने बैठी नव्या भी हंस हंस कर अभिनव और देवा के साथ घर में आंगन में पहुंचा तो उस पर नजर पड़ते ही गाना बजाना सब रुक गया। क्या वजह बताया अभिनव ने अपनी चोट का। नव्या और उसके घर वाले को पता चल जाएगा क्या? अभिनव की चोट देखकर क्या होगा? नव्या का रिएक्शन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।